तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और जो इतिहास की सीरीज चल रही थी उसी को आगे लेकर आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। 2 पार्ट हम लोग इसके पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 आज हम लोग शुरू करेंगे। और देखिए किस प्रकार से हमने इसके विस्तार को लेकर चर्चा की थी और बताया था आप लोगों को 3 देशों से हमें इसके जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने आपको जो पिछली क्लास में बताया उनके बारे में। तो हमने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये किस काल की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। दूसरा हमने बताया मात्र शतात्मक थी। तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता थी। और चौथा बताया कि ये नगर नियोजन सभ्यता थी। नगर नियोजन, इस सभ्यता के लोग नगरीय विकास के माध्यम से अपने घरों का विकास करते थे। और क्या नाम है, आगे चलकर जब आप लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाएगी। और अगर आप लोगों से पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगर नियोजन सभ्यता थी। अब देखिए इतनी बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम इसके नगरों पर बात करेंगे, इसके नगर किस प्रकार के हुआ करते थे और कहाँ से कौन कौन से नगर हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो देखिए चारों बातों पर चर्चा कर ली थी, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा और चौथा। आज हम लोगों को नगर नियोजन पढ़ना है। नगर नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए प्रत्येक नगर में 2 टीले हुआ करते थे। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं उन प्रत्येक नगर में 2 टीले हुआ करते थे। प्रत्येक नगर में 2 टीले हुआ करते थे। 2 टीले किस प्रकार थे? एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। एक पश्चिमी टीला और एक ये है पूर्वी टीला और यह है पश्चिमी टीला। तो देखिए जो पूर्वी टीला था ये थोड़ी नीचाई पर बना होता था और जो पश्चिमी टीला था ये थोड़ी ऊंचाई पर बना होता था। और ये जो पश्चिमी टीला था इस टीले का दुर्गीकरण होता था। दुर्गीकरण का मतलब है कि उसके चारों तरफ पक्की ईंटों से 4 दीवारी खड़ी करवा देना, वो कहलाता है दुर्गीकरण। ये दुर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि कोई बाहरी शक्ति इस पर आक्रमण ना कर सके। क्योंकि यहाँ जो पश्चिमी टीले पर जो लोग रहा करते थे वो कहा करते थे वणिक वर्ग। वणिक वर्ग या पुरोहित लोग हम लोग इन्हें कह सकते हैं। इसमें वणिक वर्ग या पुरोहित लोग निवास करते थे, जबकि पूर्वी टीले में सामान्य वर्ग या फिर हम लोग कह सकते हैं मजदूर वर्ग रहा करता था। तो देखिए इसलिए इस प्रकार इसका जो होता था दुर्गीकरण किया जाता था ताकि कोई बाहरी शक्ति इस पर आक्रमण ना कर सके। अब इसलिए जो स्थल थे इन स्थलों में जो मकानों की जो बनावट थी वो किस प्रकार की थी हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए ये जो पूरा स्थल हमने आपको दिखाया ये है पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीले में जो बीच का जो मार्ग हुआ करता था उसको कहते थे हम राजपथ। ये जो मार्ग है बीच वाला इसको कहा जाता था राजपथ। ठीक है। और बीच में 2-2 सड़कें बनाई हुई थी इस प्रकार से। ये और फिर इसके बीच में भी एक सड़क इस प्रकार से बनाई होती थी। पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा इसमें। अब देखिए जो मकान बने होते थे वो मकान इस प्रकार बने होते थे। एक मकान ये रहा, एक मकान ये रहा, जो ये है ये मकान बने होंगे। अब जब आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक नगर में 2 टीले हुआ करते थे तो एक ऐसा नगर बताइए जिसमें 3 टीले प्राप्त हुए हैं। तो देखिए एक ऐसा नगर भी है जिसमें 3 टीले हम लोग को प्राप्त हुए हैं। 3 टीले प्राप्त हुए हैं। उस 3 टीले वाले का नाम है धोलावीरा। इस धोलावीरा से हम लोगों को
3 टीले प्राप्त हुए हैं। और आप लोगों से धोलावीरा से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर की जल निकास प्रणाली सबसे सुंदर थी? तो जल निकास प्रणाली धोलावीरा की सबसे सुंदर थी। जल निकास प्रणाली भी धोलावीरा की सबसे सुंदर थी। अब देखिए जो मकान बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो मकान बने हुए हैं, इन मकानों के जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसको रख करके आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो हमने आपको बताया धोलावीरा की जल निकास प्रणाली सबसे सुंदर थी। और धोलावीरा से 3 टीले प्राप्त हुए हैं। देखिए धोलावीरा से 3 टीले प्राप्त हुए हैं और धोलावीरा की जल निकास प्रणाली सबसे सुंदर थी। अब देखिए हम लोग बात करें मकानों पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर अंदर गली की तरफ खुला करते थे, खुलते थे। लेकिन उपवाद अनुसार एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बताइए जहां पर ये दरवाजे अंदर गली में न खुलकर सड़कों की ओर खुला करते थे, तो उसका नाम आ जाएगा लोथल। लोथल के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुला करते थे। मुख्य सड़कों की ओर खुला करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नगर के दरवाजे। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुख्य जो एक नगर प्राप्त हुआ है जिसके दरवाजे सड़कों के खुला करते थे, वो नगर कौन सा है? तो लोथल नगर है। ठीक है। और सभी जो बाकी थे उनके जो दरवाजे थे वो गलियों की ओर खुला करते थे। तो ये बात हुई इनके मकानों को लेकर। अब मकान किस प्रकार के बने होते थे उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए जो ये स्ट्रक्चर है हम इसको रब करते हैं, यहाँ पे ही मकान बनाएंगे हम। किस प्रकार के जो घर हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं। देखिए मान लीजिए ये मकान है एक, ये इसका गेट, यहाँ से सबसे पहले गेट में घुसते ही एक दीवार सामने हुआ करती थी। उस दीवार के चारों तरफ ये जो है ये स्नानागार हुआ करता था, ये स्नानागार था। और आप जैसे एंट्री करेंगे तो बाहरी इस प्रकार से यहाँ पर एक नालियों की व्यवस्था भी की गई थी, क्योंकि पानी के निकलने निकास के लिए नालियों की व्यवस्था भी की गई थी। अब ये तो है स्नानागार, इसके सामने यहाँ पर कमरे बने हुए होते थे। और ये जो यहाँ पर लास्ट में हुआ करता था ये होता था अन्नागार। ये हुआ था अन्नागार। और ठीक है, यहाँ पर आगे चलकर 3 कमरे हुआ करते थे। ये आपका रसोई घर, और यहाँ पर आपका होता था स्नानागार। और ये जो आपका है ये स्नानागार, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। अब देखिए क्या इसमें अगर यहाँ पे एक रोड बनाई गई थी और इसके रोड के इधर भी इसी प्रकार का एक मकान हुआ करता था। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि सबसे बड़ा अन्नागार हम लोगों को कहाँ से मिला है? तो अन्नागार हम लोगों को मिला है सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो से। और स्नानागार की बात करें
तो स्नानागार भी हम लोग कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये दोनों चीज हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब एक इतिहासकार हुए हैं, देखिए जो मुख्य नगर है हम लोगों को दो राजधानियां बताई गई हैं, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने इन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। आप लोगों से क्वेश्चन करें कि एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था, तो एक इतिहासकार थे स्टुअर्ट पिगट, इनके द्वारा कहा गया था। अब देखिए हम करते हैं इनके मुख्य नगरों की बात, कहां से कितने नगर खोजे गए हैं, जो कि हमारा टॉपिक अब आगे बढ़ेगा। इसको रब करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन बता दें कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन करेगा पेपर में कि एकमात्र ऐसा नगर बताइए जहां से एक भी टीला नहीं मिला है, जिस नगर से एक भी टीला नहीं मिला, टीला नहीं मिला, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा चनहुद्रो। यहाँ से हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी टीला नहीं मिला है, क्योंकि और यहाँ से मिला क्या है, तो चनहुद्रो से हमको मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना हम लोगों को यहाँ से मिला है। और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी हम लोगों को यहाँ से मिली है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हम लोगों को यहीं से मिली है। अब देखिए इन दो बातों को जब चर्चा करी तो अब हम लोगों को बात करना है कि इसके मुख्य नगर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हमने आपको कल भी बताया था कि तीन देशों से इसके नगर प्राप्त हुए हैं। इसके नगर प्राप्त हुए हैं। वो तीन कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहला नाम आएगा अफगानिस्तान, दूसरे पे आएगा पाकिस्तान, और तीसरे पे आएगा आपका भारत। तो देखिए यहां से कितने कितने नगर मिले हैं, इससे मात्र दो नगर मिले हैं, और दो नगर है सुरतगोई और दूसरा है मुंडीगांव। इन दोनों नगरों की खोज यहाँ अफगानिस्तान से हुई है। मात्र दो नगर मिले हैं, सुरतगोई और मुंडीगांव। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। तो देखिए पाकिस्तान जो है भारत के ऊपरी पश्चिमी और उत्तरी छोर पर स्थित है। यहाँ पर हम लोग अगर मैप बनाए देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ये है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान को चार भागों में हमने बांटा गया है। तो देखिए पाकिस्तान को जो चार भागों में हमने बांटा है, वो एक बांटा है सिंध पाकिस्तान, एक बांटा है पंजाब पाकिस्तान, एक बांटा है बलूचिस्तान, और एक आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत।
अब इन चारों क्षेत्रों से हम लोगों को क्या मिला है, इसके नगरों की प्राप्ति हुई है। तो हम एक एक नगर देखेंगे कि बलूचिस्तान से कितने मिले हैं, बलूचिस्तान से कितने नगर मिले हैं। मुख्य नगरों की बात करेंगे क्योंकि मिले तो बहुत सारे हैं, और आपको अगर लिस्ट बनाया जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हम केवल मेन बातों पर ही चर्चा करेंगे। अब पंजाब की बात करें, पंजाब पाकिस्तान की, और तीसरी हम लोग बात करेंगे सिंध का पाकिस्तान है। ठीक है, इनकी बात हम चर्चा करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए 3 नगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसका रफ पड़ता है। पहले इसको ऊपर लिखेंगे, इसको देखिए हम लोगों ने क्या बताया आपको, एक बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, 3 भागों में हम लोग इसके जो क्षेत्र हैं या कहाँ से इसके नगर मिले हैं उनके बातों में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो मेहरगढ़, सूतकाकोह और मेहरगढ़। सूतकाकोह, सूतकागेंडोर, ये जो नगर मिले हैं ये मिले हैं बलूचिस्तान से। अब सिंध में कौन सा मिला, तो सिंध में सबसे पहले तो मिला है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो के बाद कोट दीजी और चनूरो, कोट दीजी चनूरो। वहीं पंजाब प्रांत की बात करें तो हड़प्पा हो गया आपका, और 2 नगर और हैं, जलीलपुर और रहमान डेरी, तीन अगर आपको बलूचिस्तान से पूछे तो बलूचिस्तान से ये है, सिंध से ये है और पंजाब से ये है। अब देखिए हम भारत की बात करेंगे आगे बढ़कर, भारत के कहां से कौन कौन से नगर मिले हैं। तो भारत के, उससे पहले आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे कि अब तक सिंधु सभ्यता के कितने नगरों की खोज हो चुकी है, तो अब तक सिंधु सभ्यता के 1400 से अधिक नगरों की खोज हो चुकी है, नगरों की खोज हो चुकी है। आप लोगों से अगर क्वेश्चन है कि अब तक कितने नगरों की खोज होती है, तो इतने की हो चुकी है। अब क्वेश्चन करेगा कि आजादी से पहले, आजादी से पहले कितने नगरों की खोज हुई, आजादी से पहले, तो आजादी से पहले की बात करें तो 40 नगरों की खोज हो चुकी थी। आजादी से पहले 40 नगरों की खोज हो गई थी और अब तक 1400 से अधिक नगरों की खोज हो चुकी है। इसका विस्तार पूछे तो वर्तमान विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो आप लोगों को हमने बताया भी था कि दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और उत्तर में मांडा और पश्चिम में सूतकागेंडोर, यहाँ तक फैला हुआ है इसका विस्तार। अब लोग हम बात करते हैं कि इसके जो पुरोहित लोग थे वो क्या क्या काम किया करते थे, और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत को लेकर, भारत के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इसको रफ करते हैं। भारत में इसके सिंधु सभ्यता के नगर, सिंधु सभ्यता के नगर। भारत में 5 या 6 राज्यों में इसके जो स्थल है उन्हें प्राप्ति हुई है, इसके नगरों की प्राप्ति हुई है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंजाब, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा, और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुजरात। और गुजरात को भी 2 भाग में बांटेंगे, एक होगा कच्छ का रण और एक होगा आपका काठियावाड़। देखिए इतनी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पंजाब से, तो पंजाब की बात करें तो रूपनगर, बाड़ा और संगौल, इन नगरों की प्राप्ति हुई है। अब बात करें राजस्थान पर, राजस्थान से कालीबंगा। अब कालीबंगा क्यों इंपोर्टेंट है? कालीबंगा से काली चूड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन से उसे भी जोड़ा गया है, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट बनता है। उत्तर प्रदेश से क्या मिला आपने? उत्तर प्रदेश से एक नगर मिला है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हरियाणा से बात करें तो हरियाणा से बनावली, राखीगढ़ी और हिसार ये मिले हैं। बनावली, राखीगढ़ी, हिसार, 3 नगरों से, 3 क्षेत्रों से इसके नगर प्राप्त हुए हैं। और आप लोगों से क्वेश्चन करें कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। अब देखिए महाराष्ट्र में एक मिला है दैमाबाद। दैमाबाद जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम बात करें गुजरात को लेकर, गुजरात से क्या क्या मिला है? यहाँ लिखते हैं गुजरात। तो गुजरात के एक ही उसमें हम लोग बात करेंगे, बस 4 या 5 हम क्षेत्र देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्षेत्र मिला है। तो देख सबसे पहले लोथल। लोथल क्यों इंपोर्टेंट है? लोथल से चावल के साग से मिले हैं और जुते हुए खेत के साग से भी मिले हैं लोथल से। तो पहला हो गया लोथल। सेकंड आप लोग बताना है प्रवास पाटन। और तीसरा धोलावीरा। धोलावीरा के बाद देशलपुर। तो इनसे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनने की उम्मीद यहाँ से रहती है कि आप लोगों को 4 नगर दे देगा और पूछेगा कि ये नगर किस राज्य में स्थित है या इनमें से कौन सा नगर इस राज्य में स्थित नहीं है। आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को सारे 3-3, 4-4 नगर तो याद करने ही पड़ेंगे। देखिए हमने भारत की बात की, अब हम लोग बात करेंगे इसकी व्यवस्था के बारे में। इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी और किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था चला करती थी, मनोरंजन के लोग क्या क्या किया करते थे। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले इसको रख करते हैं।
तो ठीक है, आज वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है। ये जो हमारा टॉपिक है हम कल देखेंगे, कल किन बातों पर चर्चा करेंगे, तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था और इसकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पर हम लोग कल चर्चा करेंगे और इनको डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी 2 क्लास और रहेंगे। 2 क्लास के बाद हमारी सिंधु सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है ये पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार से आर्यों द्वारा बसाई गई वो वैदिक सभ्यता थी। अगर इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता में कई लोगों का नाम आता है कि ये सभ्यता किसने बसाई। अब छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, इसको भी बता देता हूँ कि इस सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे। इस हमको ये सही कर दे भाई, एकदम उल्टे पे हो रहे हैं कवर सारे। सभ्यता को बसाने वाले लोग भाई ये क्या है, पूरे हो गया ये ना, ये इधर भी के रखे ना तो भैया बड़े बेकार कर। इस सभ्यता के बसाने वाले लोग कौन थे, तो देखिए किस प्रकार उनका अनुमान लगाया गया। तो खोपड़े के कंकालों से जो वहां पर लाश मिली है, उनकी खोपड़े के कंकालों से ये पता लगाया गया कि यहाँ पर मुख्य 4 प्रजातियां हुआ करती थी। मुख्य रूप से 4 प्रजातियों द्वारा बसाया गया था। वो कौन कौन सी थी, तो सबसे पहला नाम आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, मंगोलाई और भूमध्य सागरीय लोग थे। भूमध्य सागरीय लोग थे। तो इन चारों के नाम आता है यहाँ पर। इन चारों के द्वारा ये सभ्यता बसाई गई थी। और आप लोगों ने सीधा क्वेश्चन करे कि मुख्यतः किस जगह के निवासी थे, तो मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, मुख्यतः यहाँ के माने गए हैं। अब यहाँ पर जो प्रजातियां पाई गई हैं 4 प्रकार की पाई गई हैं, प्रोटोस्टिलाई, अल्पाइन, मंगोलाई और भूमध्य सागरीय। तो इन बातों पर चर्चा के लिए आगे चलकर इन बातों पर चर्चा करेंगे। और एक क्लास 25 से 30 मिनट की और होगी, उसके बाद ये सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसकी जो व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि इस प्रकार से ये लोग सभ्य थे। शहरी जीवन था। आगे चलकर जो वैदिक सभ्यता आएगी उसका जो जीवन होगा वो ग्रामीण सभ्यता होगी। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई। अगली क्लास में मिलेंगे इसकी जो तीनों टॉपिक इनको लेकर। तो थैंक यू, धन्यवाद। शेयर तो करवाए ना।